नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी के बारे में आप सब जानते होंगे। जॉन ड्यूवी का शिक्षा से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है और जॉन ड्यूवी हमारे बीएड, बीटीसी, बीए, एमए या फिर इसके अलावा जो भी स्टूडेंट एमएड कर रहा है या एमफिल कर रहा है, नेट कर रहा है, पीएचडी कर रहा है या अदर एजुकेशन से संबंधित जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें जॉन ड्यूवी से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पता करते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं सारा जितना भी जॉन ड्यूवी से संबंधित जितना भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं वो सारे इसके अंदर कवर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको पूरा देखने के बाद जॉन ड्यूवी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में यदि पूछा जाता है तो आपको वो ज़रूर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उनका शिक्षा दर्शन कैसा था, उनके शिक्षा के त्रिध्रुवी मॉडल की बात करेंगे। इसमें हम शिक्षा के सिद्धांत उन्होंने कौन से बताए हैं, किन किन शिक्षण विधियों की वो बात करते हैं, शिक्षा का उनका आधार कैसा है, वो अध्यापक की उन्होंने कैसी व्याख्या की है, किस प्रकार के स्कूल की वो व्याख्या करते हैं और उनके जो शिक्षा के सिद्धांत हैं उनके क्या क्या सार हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो हम इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरे द्वारा दी जा रही वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हर एक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। बात करते हैं जॉन ड्यूवी के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, जॉन ड्यूवी कई स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे इस वर्ड को देखकर जो हिंदी में लिखा हुआ है। जो ड्यूवी वर्ड है वो कई बार इस तरह से भी लिखा आपको मिलेगा हिंदी में, ड्यूई करके भी लिखा मिलेगा और डीवी करके भी लिखा मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में इसकी ये स्पेलिंग है, लेकिन हिंदी में ये थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म में मिल जाता है। जो ड्यूवी है वो आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा और ऐसे भी आपको अलग अलग बुक्स में लिखा ये मिल सकता है। तो ये सेम एक ही व्यक्ति है, आप इसे अलग अलग ना समझें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट है सारी चीज़ें, जैसे सारे नोट्स में होता है मेरे, कि जॉन ड्यूवी महान शिक्षा शास्त्री कौन थे। ये एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, एक बहुत बड़े ये दार्शनिक थे और महान ये मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इनका जो जन्म था वो 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन यानी वर्मोंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है बर्लिंगटन और वो वर्मोंट के अंदर आती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1 जून 1952 को हुई थी, जो न्यूयॉर्क के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? ये अमेरिका के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा कहाँ पर हुई थी? इनकी जो अधिकतर शिक्षा है वो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई थी। और भी कई जगह इन्होंने एजुकेशन ली है, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी एजुकेशन हुई है वो इसी विश्वविद्यालय के अंदर हुई है। उसके बाद बात करते हैं इनके बच्चों के बारे में। तो इनके बच्चे, 3 इनके बच्चे थे। सबसे पहला इनका था फ्रेडरिक आर्चिबाल्ड डीवी। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका सबिनो एल डीवी, यानी ये ड्यूवी डीवी एक ही वर्ड है। नेक्स्ट आ जाता है इनका गोल्डन डीवी। ये 3 इनके बच्चे थे। उसके बाद बात करते हैं इनकी अध्यापन कार्य की, कि इनकी एजुकेशन इन्होंने कहाँ पर इन्होंने जो है पढ़ाया है, कहाँ पर ये प्रोफेसर थे। तो सबसे पहले इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में पढ़ाया।
टाइमिंग था इनका जिस समय पढ़ाया 1888 से 89 तक इन्होंने मिनेसोटा विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद दूसरा इन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन कर लिया बाद में मिशिगन विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया अमेरिका के अंदर 1889 से 94 तक। नेक्स्ट नंबर 3 पर फिर इन्होंने चेंज किया और शिकागो विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया और वहाँ पर इन्होंने 1894 से 1904 तक पढ़ाया। फिर चेंज करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए और वहाँ 1904 से लेके 1934 तक इन्होंने पढ़ाया। यानी कि इस विश्वविद्यालय के अंदर, कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने लगभग 30 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। जैसे 1904 में कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक इसी पद पर रहे। नेक्स्ट आ जाएगा अब इनका नेक्स्ट पॉइंट है 1894 में इन्होंने क्या काम किया, एक यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की इन्होंने स्थापना की। अमेरिका के अंदर ही एक यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री के नाम से इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया बच्चों के ऊपर कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं और किस तरीक़ों को इस्तेमाल करके बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। यहाँ पर इनके फादर का नेम छूट गया था, जो इनके फादर है वो है आर्चवोल्ड डीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनके पॉइंट टू पॉइंट है हमारे सामने सारा। यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री, जो इनकी यूनिवर्सिटी ये वाला स्कूल है, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल में 4 से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर इन्होंने प्रयोग किए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 1919 में टोक्यो जापान में शैक्षिक कार्य किया। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आपका सारा आ चुका है। इसमें इनके परिवार के बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले आप इनको ये कौन थे, महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक थे। जन्म 20 अक्टूबर 1859 को बर्लिंगटन राज्य अमेरिका में हुआ था। मृत्यु 1 जून 1952 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। शिक्षा जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में 3 इनके बच्चे थे। अध्यापन कार्य जगह जगह पर किया। सबसे ज़्यादा जो अध्यापन कार्य किया वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया जो 1904 से 1934 तक था। 30 वर्षों तक यहाँ पर कार्य किया। उसके बाद उसी बीच में इन्होंने 1894 में यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना कर ली और वहाँ पर 4 से 13 साल तक के बच्चों के शिक्षा के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। इनके फादर आर्चवोल्ड डीवी थे और देन उसके बाद 1919 में इन्होंने टोक्यो यानी जापान में शैक्षिक कार्य भी किया। नेक्स्ट पॉइंट है इनका जॉन ड्यूवी की शिक्षा संबंधी रचनाएं, कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सभी रचनाओं को आप ज़रूर पढ़ लें। सबसे पहली रचना है इनकी 1899। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो लिखा था 1899 में लिखा और उसका रचना का नाम था द स्कूल एंड सोसाइटी। 1902 में द चाइल्ड एंड कुरिकुलम इन्होंने लिखी। 1910 में हाउ वी थिंक। 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। नेक्स्ट 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो। नेक्स्ट 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसके ऊपर इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी घूमती रहती है। 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट इन्होंने लिखा। 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर। नेक्स्ट 1929 में द क्वेस्ट ऑफ सर्टेनिटी स्टडी फॉर रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। नेक्स्ट 1929 में सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन। ये इन्होंने 10 रचनाएं लिखी जो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है जॉन ड्यूवी का शिक्षा दर्शन की बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, कि जॉन ड्यूवी का शिक्षा दर्शन कैसा था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो शिक्षा दर्शन के इनके इम्पोर्टेंट जो विचार हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो इनका विचार था जो शिक्षा दर्शन को लेकर, कि किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर ये बच्चे को यानी कि व्यक्ति को सिखाने की बात करते हैं कि जो भी कोई थॉट है, जो भी कुछ आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप उसे अपनी
अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ले, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा ले, देन उसी के बाद उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण करें। नेक्स्ट दूसरी बात ये कहते हैं कि धर्म, ईश्वर व अंतिम सत्ता पर विश्वास नहीं, यानी कि ये धर्म पर या ईश्वर पर या किसी अंतिम सत्ता पर कोई भरोसा नहीं करते थे। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे वही सत्य है, यानी कि किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले ये कहते हैं कि पहले इस सिद्धांत को प्रयोग करो, और प्रयोग करने के बाद जब वो उसके मूल्यांकन पर, उसकी विश्वसनीयता पर जो वो खरा उतरेगा, तभी वो सिद्धांत सत्य माना जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे एक बात करते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। ये कहते हैं कि जैसा जहाँ की लोकेशन है, जैसा जहाँ का देश है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार जो मूल्य है, जो वैल्यू है, जो सच है, वो परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने एवं संभावनाओं की पूर्ति के योग्य बनाता है। यानी शिक्षा व्यक्ति की वे सारी कैपेबिलिटी हैं, सारी कैपेसिटी हैं जिनके विकास करने के लिए उसे अपने जो वातावरण है उस वातावरण को नियंत्रण करना है, और जितनी भी उससे संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं की पूर्ति करनी है। यानी कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करके और अपने अनुभव के बल पर उसे अपनी योग्यताओं को साबित करना है, और अपनी जितनी भी संभावनाएं हैं उनको प्राप्त करना है और योग्य बनना है। उसके बाद शिक्षा का प्रारंभ बालक की योग्यताओं, रुचियों तथा आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद होना चाहिए। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बालक है उसको ये नहीं कि उसकी कोई भी सब्जेक्ट उसको थमा दिया जाए। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से ये जाने कि उस बालक की योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी आदतें क्या हैं, और देन ही उसको शिक्षा व्यवस्था में कोई भी सब्जेक्ट दिया जाए या फिर उसको कोई भी कार्य, नया कार्य सिखाया जाए। तो सबसे पहले उसकी रुचि का ध्यान रखें, उसकी आदत का ध्यान रखें, वो किस तरफ जो है कार्य अच्छा कर सकता है, ये चीज़ को देखें, और देन उसको उस कार्य में सक्षम बनाने के बारे में आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाएगा, अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। वो ज्ञान मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह दी उन्होंने कि जो अनुभव है, जो आपके एक्सपीरियंस है, वो ही नॉलेज है, और जो नॉलेज है वो ही आपका अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के अनुभव हो नहीं सकता, और बिना अनुभव के जब तक आपको उस चीज़ को आपने करके नहीं देखा है, जब तक आपने उसे समझा नहीं है, तब तक वो ज्ञान हो नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि सत्य समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जो सच हमारा 100 साल पहले था वो आज नहीं है, और जो सच आज है शायद वो कल सच नहीं रहेगा। तो इसलिए जो चीज़ें, जो समय है, वो उसी समय के लिए वो चीज़ें सही साबित होती हैं, क्योंकि हर समय जो समय है परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम है हर चीज़ का परिवर्तन होना। और इसीलिए जो सच है वो भी जो पिछले 500 साल पहले था वो आज नहीं है, और जो आज सच होगा शायद वो कल सच नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सत्य जो है परिवर्तनशील है, और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार, ऋतु के अनुसार वो बदल जाता है। अगला पॉइंट आ जाता है, क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो तो विचारों को उत्तेजना प्राप्त होती है। ठीक है। अगर आप कोई किसी भी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने में आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, तो जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो उससे क्या होगा कि उससे आपका जो दिमाग है, उसके आपका जो मन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पर बाध्य हो जाएगा, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा तो उत्तेजना पैदा होगी, जिससे आपके माइंड से, जिससे आपके मन से उस समस्या के निजात के लिए आप किसी ना किसी मार्ग पर बढ़ जाएंगे। तो यानी कि आपके मन को चलाने के लिए, आपके दिमाग को खोलने के लिए, आपको विचार करने के लिए उत्तेजना और जो विचार है, जो प्रॉब्लम है, वो आपको हेल्प करते हैं।
आगे आ जाता है शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है त्रिध्रुवी मॉडल की बात कर लेते हैं। त्रिध्रुवी मॉडल से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये त्रिध्रुवी मॉडल इनका वेरी 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 इम्पोर्टेंट मॉडल है। बात करते हैं शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण विचार कि इन्होंने इसमें कौन कौन से विचार दिए हैं। तो जॉन ड्यूवी के अनुसार इनकी डेफिनेशन है कि शिक्षा जीवन का एक रूप पढ़ोगे, शिक्षा जीवन का एक रूप पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे काम आएगा। इसके बदले जो सीखते रहोगे तुम्हारे काम आता रहेगा। यानी कि जिस तरह से जो भी चीज़ आप पढ़ोगे तो वो आपके काम में आएगी, और जो आप अगर सीखते रहेंगे तो वो हमेशा आपके काम आता रहेगा। यानी कि कंटिन्यू लर्निंग की वो यहाँ बात करते हैं। यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप डंप पड़ जाएंगे और फिर आपका सीखना रुक जाएगा। तो इसलिए सीखते रहने की वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने दूसरी डेफिनेशन में इन्होंने कही है कि शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जो शिक्षा है, जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं, उन एक्सपीरियंस को बार बार निर्माण करने की जो शिक्षा है वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगली तीसरी डेफिनेशन एक और इन्होंने दी है कि जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। जिसके बारे में हम त्रिध्रुवी मॉडल की बात कर रहे हैं वो यही है। देखिए इस तरह से इन्होंने मॉडल बनाया है। इस मॉडल के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मॉडल बना हुआ है, ऊपर पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र और ये आपकी शिक्षण प्रक्रिया। तो एक जो ध्रुव है, एक जो शिक्षा प्रक्रिया है, वो तीन व्यक्तियों का, तीन चीज़ों का संबंध है। सबसे पहला पाठ्यक्रम, सबसे पहला छात्र, उसके बाद शिक्षक और उसके बाद पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षक छात्र को पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा? पाठ्यक्रम। यानी कि तीनों चीज़ें अंतर संबंधित हैं। इनके एक के कम हो जाने पर शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती। तो वही इनका त्रिध्रुवी मॉडल है। उसमें ये क्या कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है जॉन ड्यूवी का शिक्षा सिद्धांत। कि शैक्षिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं यहाँ पर? मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल प्रधान शिक्षा आवश्यक है। अपने शिक्षण सिद्धांतों में कहते हैं कि बाल प्रधान शिक्षा, जैसे कि हमने बताया अभी कि जो आजकल की जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी एजुकेशन कैसी है, तो हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। यानी कि बालक को बीच में, यानी कि मुख्य दर्जा दिया गया है। बालक के बिना शिक्षक का कोई महत्व नहीं है और बालक के बिना किसी पाठ्यक्रम का भी कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए शिक्षक और पाठ्यक्रम बालक के इर्द गिर्द घूमता नज़र आता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल प्रधान शिक्षा ही आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने कही है अपने सिद्धांत में कि बालक की रुचि, स्वभाव व योग्यता के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी पीछे बात की है। तीसरा जाता है स्वाभाविक क्रियाएं सामाजिक वातावरण में देना आवश्यक है। जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस हैं, नेचुरल क्रियाएं हैं, उनको हमें समाज में देंगे तो बच्चा जो है बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीख जाएगा। उसके बाद शिक्षा बिना वर्ग भेद के सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो वर्ग भेद की शिक्षा की आजकल बात हो रही है कि ये नहीं है कि जो कोई ऊंची जाति का है तो उसको अच्छी शिक्षा दी जाए या उसको उच्च शिक्षा तक दी जाए या उसको शिक्षा संपूर्ण दी जाए। तो यहाँ पर वर्ग भेद ना करने के लिए बात कही गई है कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक होनी चाहिए। ना ही इसमें ऊंच नीच देखनी चाहिए और ना ही लिंग भेद देखना चाहिए कि लड़के को दे लड़की को ना दे। ठीक है, तो सभी के लिए अनिवार्य उन्होंने बताई है। उसके बाद शिक्षा का सार्वजनिक व उपयोगी होना आवश्यक है। यानी शिक्षा ऐसी हो जो सभी के लिए और सभी के लिए उपयोगी हो। ऐसा नहीं हो कि बस किताबी ज्ञान है रखा और छोड़ दिया। यानी कि ऐसी शिक्षा जो आपको सक्षम बनाए, आपको विकास की तरफ लेके जाए, आपके स्किल को डेवलप करे, आपको आपके व्यवहार में
और आपको समाज में ऊपर उठने में मदद करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद है स्वानुभव व स्वक्रियाएँ आवश्यक है। अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो क्रियाएँ हैं, अपने हस्तकला है, शिल्प कला है, उद्योगों की शिक्षा है, हर तरह की शिक्षा की वो यहाँ पर बात करते हैं, जिससे आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, आपकी क्रियाएँ बढ़ेंगी और आप सक्षम बन जाएंगे। उसके बाद है सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को समाज के संपर्क में लाना, समाजोपयोगी बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि विविध विषयों जैसे विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल आदि पढ़ाते समय हमारा प्रयास होना चाहिए कि यदि यह बालक की स्वाभाविक क्रियाओं से संबद्ध हो, तभी बालक इन्हें व्यावहारिक रूप में सीख सकता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ बार बार आ रही है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये अनुभव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन सभी सब्जेक्ट, चाहे वो विज्ञान हो, साहित्य हो, इतिहास हो, भूगोल हो, जिसको भी हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो स्वाभाविक क्रियाएं के साथ उसका संबंध होना चाहिए। जो हमारी डेली जो क्रियाएं हैं, रोज़मर्रा की जो लाइफ है, उसमें उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे बालक उसे अपने व्यवहार के द्वारा अपने जीवन में भी ढाल सके। अभी आगे आ जाता है दूसरा, एक तो इन्होंने ये बता दिया, दूसरी बात करते हैं प्रयोगात्मक के बारे। प्रयोगात्मक के लिए कहते हैं कि प्रयोगात्मक विद्यालय में विषयों का शिक्षण देते समय उनका संबंध हस्तशिल्प, हस्तकला आदि की क्रियाओं के साथ करना आवश्यक है। ठीक है, तो यानी कि वही जो रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे थे, हस्तशिल्प और हस्तकला की शिक्षा, यही बात गांधी जी ने कही है, यही बात पेस्टलो जी ने कही है। यानी कि अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बच्चों की क्रियाओं के साथ उसके स्किल को डेवलप किया जाए। जब बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होगा, चाहे वो उसको कोई भी काम सिखा दो, अगर वो किसी भी काम में महारत हासिल कर लेगा तो ज़िंदगी में कभी भी वो पीछे नहीं हट सकता, कभी भी वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह हो सकता, चाहे उसे वो अपने आप करके खा सकता है। तो इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह का जो व्यक्ति को कार्य सिखाना चाहिए जिसमें वो अपने ऊपर सक्षम हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके, दूसरों पर आश्रित ना रहे। अब तीसरा आ जाता है अध्यापक के बारे में, कि अध्यापक के बारे में जॉन ड्यूवी के क्या विचार थे। वो कहते हैं कि अध्यापक बालक के स्वभाव को समझकर उसे विषय चुनाव में सहायता प्रदान करे, जिससे बालक की शिक्षा को समाजोपयोगी बनाया जा सके। अध्यापक स्वयं समाज सेवक है, उसे समाज का कल्याण करना है और समाज के लक्ष्य को पूरा करना है। अतएव एक शिक्षक को प्रशिक्षित, ज्ञानी, सहनशील, मनोवैज्ञानिक तथा प्रगतिशील होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर जो गांधी जी ने कही थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कही थी, वही बात यहाँ पर जॉन ड्यूवी कह रहे हैं कि जो बालक है, सबसे पहले तो यदि बच्चे को कोई सब्जेक्ट हमें देना है तो सबसे पहले एक टीचर को चाहिए कि वो बच्चे का मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षण करे, वो बच्चे को देखे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है, बच्चा किस तरफ ज़्यादा अच्छा कर सकता है, तो तब उसकी सब्जेक्ट चॉइस में मदद करे। देन उसके बाद अगर जो एक टीचर की क्वालिटी के लिए उन्होंने बताया कि जो टीचर है वो एक समाज का सेवक है और उसे समाज के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं, और उसको अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे चाहिए कि एक टीचर को जो चाहिए वो चाहिए कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो, उसके अंदर बियरनेस पावर हो, यानी कि वो सहनशील हो। ऐसा नहीं है कि क्लास में कई बार ऐसा होता है, कुछ उद्दंड स्टूडेंट होते हैं, तो उद्दंड स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि उन्हें पनिशमेंट दे दो या उन्हें पीट दो या मार दो या कुछ इस तरह से, यानी कि उसे सहनशील भी होना बहुत ज़रूरी है, उसे मनोवैज्ञानिक होना ज़रूरी है और प्रगतिशील होना भी अत्यंत आवश्यक है। अब आ जाता है शिक्षण विधि के बारे में क्या बात करते हैं जॉन ड्यूवी जी। तो शिक्षण विधि उन्होंने कौन कौन से इस्तेमाल की है और किन किन विधियों को इस्तेमाल करने की वो बात करते हैं। तो वो यहाँ पर सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट देते हैं वो करके सीखने को देते हैं। जैसे कि हमने बात शिक्षा को और स्वानुभव शिक्षा को विशेष बल देते हैं, जिसमें बच्चा हस्तकला के माध्यम से, शिल्प कला के माध्यम से और अन्य प्रकार की शिक्षाओं के माध्यम से, जिससे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से व्यक्ति करे और फिर सीखे, तो वो शिक्षा जो है हमेशा के लिए उसकी मेमोरी के अंदर सेट हो जाती है, बैठ जाती है।
तो फिर उस शिक्षा को, जिस कार्य को व्यक्ति करके सीख लेता है, कभी भी नहीं भूलता। दूसरी बात कही है उन्होंने निरीक्षण विधि की। उन्होंने अपनी शिक्षा के अंदर निरीक्षण विधि को जोड़ा है कि बच्चे को टीचर जो है ऑब्जर्व करता रहे, देखता रहे कि वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट योजना विधि, यानी कि कार्य को, जो भी कार्य करें पहले उसकी योजना बना ले, देन उसके बाद करें तो वो ज़्यादा अच्छे से परिपूर्ण होता है। स्वानुभव की शिक्षा की बात करी है कि अपने एक्सपीरियंस खुद से गेट करो, जो आप सीख रहे हो उसमें बालक के ऊपर छोड़ दो ताकि वो खुद से सीख सके, अपने अनुभव से सीख सके। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तिगत सामूहिक क्रियाएं कराने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट टीचर को रखने चाहिए जिससे वो पर्सनल भी सीख सके और समूह में भी सीख सके। प्रजातांत्रिक प्रणाली प्रयोग, यानी कि प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, यानी अपने खुद के विचारों को आगे लाने के लिए सृजनात्मक विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं स्कूल के बारे में कि यहाँ पर स्कूल के बारे में जॉन डीवी महोदय क्या कहते हैं। वो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने 3 पॉइंट रखे हैं। सबसे पहले स्कूल समाज का लघु रूप है, यानी कि जो स्कूल है वो समाज का एक छोटा रूप है और उसे, स्कूल को समाज के समान होना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं स्कूल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, कि वो जो स्कूल है वो बिल्कुल समाज का प्रतिनिधित्व करें। तीसरा, घर जैसा वातावरण स्कूलों में आवश्यक है। ठीक है, जैसा घर का आपका वातावरण है उसी तरह का वातावरण स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों को समझने में, एडजस्ट करने में और पढ़ने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूवी के शिक्षा सिद्धांतों का सार, कि जॉन ड्यूवी के जो शिक्षा सिद्धांत है उनका सार क्या है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उनका वो फलवादी, यथार्थ ही वास्तविक और सत्य है, कि जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं जब उसके परिणाम आते हैं, उसके फल आते हैं, जो हमारे सामने आता है, निकल कर आता है, वो ही यथार्थ है और वो ही वास्तविक सत्य है। दूसरी बात कहते हैं व्यक्ति और समाज का सृजन। ठीक है, जो इससे सिद्धांत है, यानी कि जो सिद्धांतों का जो सार है, जिससे व्यक्ति का और समाज का सृजन निर्भर हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। स्वाभाविक योग्यता व्यक्ति की परख एवं शिक्षा का आधार है। जो उसकी खुद की योग्यता है वो व्यक्ति की परख भी है और उसकी शिक्षा का पूरा आधार है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आ रही हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी हैं। बस वही जो इसमें कुछ अलग होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। जैसे स्कूल लघु समाज व समाज की बुराइयों को दूर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, स्कूल जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको दूर करने वाला होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट है स्कूल घर जैसा सामाजिक जीवन के अनुकूल होना चाहिए। भौतिक विकास शिक्षण व्यवहार के उपदेश से संभव नहीं है, यानी कि भौतिक विकास जो है वो खाली उपदेश से संभव नहीं है, उसके लिए करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी व्यक्ति का भौतिक विकास हो सकता है। बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए करना बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट आ जाएगा सामाजिक विकास के लिए शिक्षण में हस्तकलाओं का ज्ञान ज़रूरी है। बाल प्रधान शिक्षा होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक व सामाजिक होना चाहिए। नेता बनने की शिक्षा सभी को देने की वो बात करते हैं और शिक्षा के समान अवसर सभी को देने की जॉन डीवी महोदय बात कर रहे हैं, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे नीच वर्ग का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, सबको सेम एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। इस तरह से आपके नोट्स डन हो चुके हैं स्टूडेंट्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। उसके साथ साथ यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।